विश्व इतिहास की झलक। आज हम पढ़ेंगे 52वां पत्र, उत्तर भारत में हर्ष से महमूद तक। इतिहास की वो यात्रा जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। ये पत्र लिखा गया था 1 जून 1932 को। अब हमें अरबों या सरासीनों की कहानी के सिलसिले को तोड़कर दूसरे देशों पर नजर डालनी है। जिस अरसे में अरब शक्तिशाली हुए, विजयी हुए, फैले और फिर गिर गए, उस बीच भारत में, चीन में और यूरोप में क्या हो रहा था, इसकी झलक हम देख चुके हैं। 732 ईस्वी में चार्ल्स मार्ते की कमान में यूरोप की शामिल सेनाओं का अरबों को फ्रांस में तुर्क की लड़ाई में हराना, अरबों की मध्य एशिया पर विजय और भारत में सिंध तक उनका आना। चलो पहले भारत की तरफ चलते हैं। कन्नौज का राजा हर्षवर्धन 648 ईस्वी में मर गया और उसके मरने के साथ ही उत्तर भारत का राजनीतिक पतन और भी साफ साफ दिखाई देने लगा। पतन का ये सिलसिला कुछ समय पहले से चला आ रहा था और हिंदू और बौद्ध धर्म के संघर्ष ने इस गिरावट में मदद पहुंचाई थी। हर्ष के समय में बहुत दिखावा था, लेकिन ये थोड़े दिनों तक रहा। हर्ष के मरने के बाद उत्तर भारत के कई छोटे छोटे राज्य पैदा हो गए जो कभी कभी कुछ दिनों के लिए शान दिखा देते और कभी कभी आपस में लड़ जाते। ये विचित्र बात है कि हर्ष के मरने के बाद 300 से भी ज्यादा वर्षों तक देश में साहित्य और कला फूलते फलते रहे। कई बढ़िया सार्वजनिक चीजें बनी। इसी जमाने में भवभूति और राजशेखर जैसे कई प्रसिद्ध संस्कृत लेखक हुए और कई ऐसे राजा हुए जो राजनीति के लिहाज से महत्व तो नहीं रखते थे, लेकिन इसलिए मशहूर हुए कि उनके राज्य में कला और विद्या ने तरक्की की। इनमें से राजा भोज तो आदर्श राजा का ऐसा नमूना है जिसका नाम कहानियों में आता है। लेकिन इन चमकदार घटनाओं के बावजूद उत्तर भारत का पतन होता रहा। दक्षिण भारत फिर भी आगे बढ़ रहा था और उत्तर भारत पर छा रहा था। इस समय में दक्षिण भारत के बारे में मैं तुम्हें पिछले पत्र में लिख चुका हूँ। उसमें मैंने चालुक्यों, पल्लवों, राष्ट्रकूटों और चोल साम्राज्य के बारे में लिखा था। मैं शंकराचार्य का जिक्र कर चुका हूँ, जिन्होंने थोड़ी सी जिंदगी में सारे देश में विद्वानों और बेपढ़ों दोनों पर असर डालने में सफलता पाई, जो भारत में बौद्ध धर्म को करीब करीब खत्म कर देने में सफल रहे। कितनी विचित्र बात है, जब शंकराचार्य अपना काम कर रहे थे, ठीक उसी समय एक नया मजहब भारत का दरवाजा खटखटा रहा था, जो बाद में जीतता हुआ भारत में घुसा और उस जमाने की व्यवस्था को चुनौती देने लगा। अरब लोग बहुत जल्द हर्ष की जिंदगी में ही भारत की सीमा पर आ पहुंचे। पहले वो कुछ समय के लिए रुक गए, फिर उन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया। 710 ईस्वी में 17 साल का एक जवान लड़का मोहम्मद इब्न कासिम ने अरबी सेना लेकर सिंध काठी को पश्चिम पंजाब में मुल्तान तक जीत लिया। भारत में अरबों की फतह का यही पूरा फैलाव था। संभव है अगर उन्होंने कड़ी कोशिश की होती तो वो आगे बढ़ गए होते। ये काम मुश्किल नहीं होता क्योंकि उत्तर भारत बहुत कमजोर था। हालांकि इन अरबों और आसपास के राजाओं में अक्सर लड़ाइयाँ होती थीं, फिर भी देश जीतने के लिए कोई संगठित कोशिश नहीं की गई। इसलिए राजनीतिक पहलू से अरबों की सिंध पर यह विजय का कोई खास महत्व का मामला नहीं था। मुसलमानों ने भारत को इसके कई सौ वर्षों बाद जीता, लेकिन अरबों और भारतवासियों के इस संपर्क का संस्कृति पर बहुत बड़ा असर हुआ। अरबों का दक्षिण के भारतीय राजाओं, खासकर राष्ट्रकूटों के साथ दोस्ती का व्यवहार रहा। बहुत से अरब भारत के पश्चिम किनारे पर बस गए। अपनी बस्तियों में उन्होंने मस्जिदें बनाई। अरब यात्री और व्यापारी भारत के कई हिस्सों में जाया करते थे। अरब विद्यार्थी उत्तर भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय में काफी संख्या में आते थे, जो खासकर आयुर्वेद की शिक्षा के लिए मशहूर था। कहते हैं हारून अल रशीद के जमाने में भारत के विद्वानों का बगदाद में बहुत आदर था। भारत के वैद्य शफा खानों और चिकित्सा की पाठशालाओं की व्यवस्था करने के लिए बगदाद जाते थे। गणित और ज्योतिष के बहुत से संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। इस तरह अरबों ने पुरानी भारतीय आर्य संस्कृति से बहुत सी बातें ली। उन्होंने ईरान की आर्य संस्कृति और यूनानी संस्कृति से भी बहुत कुछ लिया। अरब लोग करीब एक नई नस्ल की तरह थे जो अपनी पूरी जवानी पर थी। उन्होंने अपने चारों ओर जितनी पुरानी सभ्यताएं देखी थी, सबसे कुछ न कुछ सीखा और फायदा उठाया, और इसी बुनियाद पर उन्होंने अपनी एक चीज बनाई थी जिसे सारासीनी संस्कृति कहते हैं। इसी तरह अरबों ने पुरानी भारतीय आर्य संस्कृति से बहुत सी बातें ली।
उन्होंने ईरान की आर्य संस्कृति और यूनानी संस्कृति से भी बहुत कुछ लिया। अरब लोग करीब करीब एक नई नस्ल की तरह थे जो अपनी पूरी जवानी पर थी। उन्होंने अपने चारों ओर जितनी पुरानी सभ्यताएं देखी उनसे कुछ न कुछ सीखा और फायदा उठाया। इस बुनियाद पर उन्होंने अपनी एक चीज बनाई जिसे सरासीनी संस्कृति कहते हैं। संस्कृतियों के लिहाज से इस संस्कृति की जिंदगी बहुत थोड़े दिनों की थी, लेकिन ये एक रोशन जिंदगी थी जो यूरोप के मध्य युगों के अंधेरे पर्दे पर चमकती हुई दिखाई देती है। ये अजीब बात है कि अरब लोगों ने तो भारतीय, आर्य, ईरानी और यूनानी संस्कृतियों के संपर्क से फायदा उठाया, पर भारतीयों, ईरानियों और यूनानियों ने अरबों के संपर्क से ज़्यादा फायदा नहीं उठाया। शायद इसकी वजह यह थी कि अरब नई जाति थी और उत्साह से भरी हुई थी, लेकिन दूसरी पुरानी थी और पुरानी लकीरों पर चली जाती थी। परिवर्तन की परवाह नहीं थी। मज़ेदार बात यह है कि उम्र का जैसा असर व्यक्तियों पर पड़ता है वैसा ही कौम और नस्लों पर पड़ता है। उसकी गति धीमी पड़ जाती है, मन और शरीर बेलोच हो जाते हैं, वो परिवर्तन से घबराने लगते हैं, रूढ़िवादी बन जाते हैं। इसलिए अरबों के संपर्क से जो कई सौ वर्षों तक रहा, भारत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इस लंबे समय में नए मजहब इस्लाम के बारे में भारत को कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर हुई होगी। अरब के मुसलमान आते और जाते रहे, मस्जिदें बनवाते रहे। कभी उन्होंने अपने मजहब का प्रचार किया तो कभी कुछ लोगों को मुसलमान बनाया। मालूम होता है उस समय इन बातों पर कोई एतराज़ नहीं था। न हिंदू धर्म और इस्लाम को लेकर कोई झगड़ा या संघर्ष हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों में संघर्ष और लड़ाई झगड़े 11वीं सदी में जब इस्लाम हाथ में तलवार लेकर विजेता की तरह भारत में दाखिल हुआ, तब जबरदस्त प्रतिक्रिया शुरू हुई। पुरानी सहनशीलता ने नफरत और संघर्ष की जगह ले ली। ये तलवार चलाने वाला जो आग और मार काट लेकर भारत आया, गजनी का महमूद था। गजनी अब अफगानिस्तान का एक छोटा सा कस्बा है। 10वीं सदी में गजनी के आसपास एक राज्य बन गया था। मध्य एशिया के राज्य नाम के लिए बगदाद के खलीफा के अधीन थे, लेकिन जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, हारून अल रशीद के मरने के बाद खलीफा कमजोर हो गए और एक समय आया जब खलीफाओं का साम्राज्य कई स्वाधीन राज्यों में बट गया। ये उसी समय की बात है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सुबुक्तगीन नामक एक तुर्की गुलाम ने 975 ईस्वी के लगभग गजनी और कंधार में अपना एक राज्य कायम कर लिया। उसने भारत पर हमला किया। उन दिनों लाहौर का राजा जयपाल था। साहसी जयपाल ने सुबुक्तगीन के खिलाफ काबुल नदी के कांठे पर चढ़ाई कर दी और उसकी हार हो गई। सुबुक्तगीन के बाद उसका बेटा महमूद गद्दी पर बैठा। वो एक तेजस्वी सेनापति था, घुड़सवारों का कुशल नायक। वो हर साल भारत पर धावा बोलता, लूटता, मार काट करता, अपने साथ बहुत सा धन और कैदी ले जाता। कुल मिलाकर 17 हमले किए, जिसमें से सिर्फ एक कश्मीर का धावा असफल रहा। बाकी सब धावे सफल हुए। सारे उत्तर भारत में उसका आतंक छा गया। वो दक्षिण की तरफ पाटलिपुत्र, मथुरा और सोमनाथ तक जा पहुंचा। कहा जाता है थानेश्वर से वो 2 लाख कैदी और बहुत सा धन ले गया था, लेकिन उसे ज्यादा खजाना सोमनाथ में मिला क्योंकि वहां एक मंदिर था। सदियों की भेंट पूजा वहां जमा थी। महमूद ने मंदिर तोड़ डाला, उसे लूट लिया। 50,000 आदमी उस चमत्कार की उम्मीद में थे जो कभी होने वाला नहीं था, और उस चमत्कार की राह देखते देखते मर गए कि ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। महमूद 1030 ईस्वी में मर गया। उस समय सारा पंजाब और सिंध उसके अधीन था। वो इस्लाम का बड़ा नेता था, लेकिन असल में वो मजहबी आदमी नहीं था। वो मुसलमान ज़रूर था, लेकिन ये कोई ख़ास बात नहीं है। असल बात तो ये थी कि वो सिपाही था और होशियार सिपाही था। वो भारत को लूटने आया था, जैसा कि बदकिस्मती से अक्सर सिपाही किया करते हैं। वो किसी मज़हब को मानने वाला होता तो यही करता। ये दिलचस्प बात है कि महमूद ने सिंध के मुसलमान शासकों को धमकी दी, और जब उन्होंने उसकी अधीनता मंजूर कर ली और उसे खिराज दिया तभी उन्हें छोड़ा। उसने बगदाद के खलीफा को भी मौत की धमकी दी, उससे समरकंद मांगा। इसलिए हमें महमूद को एक सफल सिपाही के अलावा कुछ और नहीं समझना चाहिए। महमूद बहुत से भारतीय शिल्पकारों और मेमारों को अपने साथ ले गया। उसने वहाँ एक सुंदर मस्जिद बनवाई जिसका नाम उसने उर्दू से जन्नत रखा। बगीचों का उसे बहुत शौक था। महमूद ने गजनी के अपने एक सूबेदार को खत लिखा था जिसमें वो मथुरा के बारे में लिखता है, यहाँ 1000 ऐसी इमारतें हैं जो मोमिन के ईमान की तरह मजबूत हैं। ये मुमकिन नहीं कि ये शहर अपनी मौजूदा हालत में बिना करोड़ों दीनार खर्च किए पहुंचा हो, और ना ही
इस तरह का दूसरा शहर 200 साल से कम में तैयार किया जा सकता है। इससे हमें पता चलता है मथुरा उस समय कितना बड़ा और खूबसूरत शहर था। महमूद का लिखा पत्र मथुरा का ये वर्णन हम फिरदौसी की किताब में पढ़ते हैं। फिरदौसी महाकवि था और महमूद का समकालीन था। महमूद का लिखा हुआ मथुरा का ये वर्णन हमें फिरदौसी की किताब में पढ़ने को मिलता है। फिरदौसी महाकवि था, महमूद का समकालीन था। मुझे ख्याल आता है कि पिछले साल एक पत्र में मैंने उसका और उसकी खास रचना शाहनामा का जिक्र किया था। एक कथा है कि शाहनामा महमूद के कहने पर लिखी गई थी और उसने फिरदौसी को एक शेर पर सोने की एक दिनार देने का वादा किया था, लेकिन मालूम होता है फिरदौसी संक्षेप में और थोड़े शब्दों में लिखने का कायल नहीं था। उसने बहुत ही विस्तार के साथ लिखा और जब वो महमूद के सामने अपने बनाए हजारों शेर ले गया तो उसकी रचनाएं जो बहुत तारीफ के लायक थी, लेकिन महमूद को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि महमूद को जल्दबाजी में किए गए अपने वादे पर अफसोस हुआ। उसने उसे वादे में बहुत कम देने की कोशिश की। इस पर फिरदौसी नाराज हुआ और कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। हर्ष से महमूद तक हमने एक लंबी छलांग मारी है। 350 सालों से ज्यादा समय का भारतीय इतिहास कुछ ही कदमों में देख लिया। मैं समझता हूँ इस लंबे काल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें लिखी जा सकती हैं, लेकिन मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, इसलिए अक्लमंदी की बात यह है कि मैं चुप रहूँ। तुम्हें कुछ गलत बताने से अच्छा है कि मैं ना बताऊं। मैं तुम्हें अलग अलग राजाओं और शासकों के बारे में कुछ न कुछ बता सकता हूँ जो एक दूसरे से लड़े और जिन्होंने उत्तर भारत में कभी कभी पांचाल जैसे बड़े राज्य भी कायम किए। कन्नौज बड़े शहर की मुसीबत का हाल भी मैं बता ही सकता हूँ कि किस तरह उस पर पहले कश्मीर के राजाओं ने, फिर बंगाल के राजा ने और फिर दक्षिण के राष्ट्रकूटों ने हमले किए। थोड़े थोड़े दिनों के लिए कब्जा भी किया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम उलझन में फंस जाओगी। हम यहाँ भारत के इतिहास के एक लंबे अध्याय के अंत की तरफ आ रहे हैं और अब एक नया अध्याय शुरू होता है। इतिहास को अलग अलग हिस्सों में बांटना मुश्किल होता है और अक्सर गलत भी। इतिहास बहती हुई नदी की तरह आगे बढ़ता है, फिर भी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ये अचानक नहीं होते। एक परिवर्तन पूरा होने नहीं पाता कि दूसरा शुरू हो जाता है। इसलिए जहाँ तक भारत का संबंध है, हम उसके इतिहास के अटूट नाटक के एक अंक तक पहुँच गए हैं। इस काल को हिंदू काल कहा जाता था, तो धीरे धीरे खत्म हो रहा था हिंदू आर्य संस्कृति। अब एक नई आने वाली संस्कृति से संघर्ष करती दिखाई देगी, लेकिन याद रखो ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। इस्लाम उत्तर भारत में महमूद के साथ आया। दक्षिण भारत बहुत दिनों तक इस्लाम से अछूता रहा और इसके बाद बंगाल भी करीब 200 सालों तक इस्लाम के प्रभाव से बचा रहा। हम देखते हैं कि उत्तर में चित्तौड़, जो आगे के इतिहास में अपनी जांबाज बहादुरी के लिए मशहूर होने वाला था, राजपूत घरानों के एक जगह इकट्ठा होने वाली जगह बनने वाला था, लेकिन मुसलमानों की विजय का ज्वार पक्के और ना बदलने वाले रूप में आगे बढ़ता गया और व्यक्तिगत वीरता उसे जरा भी नहीं रोक सकी। इसमें कोई शक नहीं। पुराना हिंदू आर्य भारत गिरावट की तरफ जा रहा था। विदेशियों और विजेताओं को रोकने में असमर्थ होने पर हिंदू आर्य संस्कृति ने बचाव की नीति पकड़ी। अपने को बचाने की कोशिश में वो एक कोठरी में बंद होकर बैठ गई। उसने अपनी जाति प्रथा को, जिसमें अभी कुछ लोच बाकी था, ज्यादा कड़ी और जड़ बना दिया। उसने स्त्रियों की आज़ादी कम कर दी, ग्राम पंचायतों की हालत बुरी कर दी, लेकिन इस हालत में भी जबकि वो एक ज़्यादा जीवटदार कौम के सामने गिर रही थी, उसने उन लोगों पर अपना असर डाला, उन्हें अपने सांचे में ढालने की कोशिश की। और इस आर्य संस्कृति में दूसरे की बातों को अपनाने और हजम करने की इतनी ताकत थी कि एक हद तक कि इसने अपने विजेताओं के ऊपर भी सांस्कृतिक विजय हासिल कर ली। तुम्हें याद रखना होगा, ये खींचतान भारतीय आर्य सभ्यता और ऊंचे दर्जे की सभ्यताओं वाले अरबों के बीच कभी नहीं थी। ये तो सभ्य लेकिन गिरते हुए भारत और मध्य एशिया की उन आधी सभ्य और अक्सर घुमक्कड़ कौमों के बीच थी, जिन्होंने खुद ही उन्हीं दिनों इस्लाम कबूल किया था। बदकिस्मती से भारत ने इस्लाम का संबंध इस असभ्यता और महमूद के हमलों की भयानकता के साथ जोड़ दिए, जिससे कड़वाहटें पैदा हो गई।